Class N1, Tanish. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We haven't discussed archaebacteria, na? No, ma'am, we have done cell wall. That is basically the structure of a monoren bacteria, eubacteria. Yes, ma'am. ठीक है. तो ये जो revision वाला part था ना, that we will be doing after the classes live, right? So let's start today the class with we are going to start the class with the topic bacteria itself, as we have been discussing this for the last few classes, diversity in living organisms में. I would like you to start with this part, that is staining of bacteria. देखो बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा का, जिस बैक्टीरिया की मैं बात कर रही हूँ, ये बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया, माने ट्रू बैक्टीरिया. ट्रू बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि ट्रू बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल होएगा, ठीक है, जबकि हम दूसरे बैक्टीरिया और भी ज्यादा प्रिमिटिव बैक्टीरिया की जो बाद में बात करेंगे वो है आर्के बैक्टीरिया. याद है आपको, मैंने आपको बताया था 3 डोमेन सिस्टम. किसने इंट्रोड्यूस करा था 3 डोमेन सिस्टम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन? यस, N1. Yes, I'm waiting for the questions. Yes. No, none. It was Carl Woese who introduced this 6 kingdom classification. Are you able to hear me? N1? Yes, ma'am. Yes, Arya, Yes, ma'am. तो अगर आपको याद हो, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आगे की भी चीजें आ चुकी हैं, जिसके से एक चीज मैंने आपको मेंशन किया था, मैंने बताया था आपको कि 6 किंगडम तक भी आ चुका है. वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का कार्ल वूस ने इंट्रोड्यूस करा था. और कार्ल वूस ने क्या करा, सभी ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया, जिनमें से आर्के डोमेन में आते हैं आर्की बैक्टीरिया, दैट इज द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया. While when I'm talking here about this staining of bacteria, then I am talking about the bacteria which is eubacteria, माने true bacteria. U माने true bacteria. तो ये ट्रू बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करा हमारा H.C. ग्राम ने. H.C. ग्राम ने क्या करा, स्टेन यूज करा. उन्होंने एक स्ट्रेन यूज करा जिसको हम जनरली क्रिस्टल वॉयलेट के नाम से जानते हैं. तो उन्होंने जब क्रिस्टल वॉयलेट से बैक्टीरिया को स्टेन किया, तो उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया ने 2 तरह की स्टेनिंग दिखाई. कुछ बैक्टीरिया जो है उन्होंने रिटेन करा कलर, मतलब वो कलर्ड ही रहे, जबकि कुछ बैक्टीरिया ने कलर्ड होने के बाद जब हमने उनको वॉश किया अल्कोहल से, 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल से, तो वो डीकलराइज हो गए. मतलब आप ऐसे समझो कि एक बैक्टीरिया, मेरे पास अलग अलग स्पेसिमेन्स है बैक्टीरिया के, ठीक है, एक स्पेसिमेन है स्पेसिमेन ए, एक स्पेसिमेन है स्पेसिमेन बी. अब इन दोनों को मैंने क्या करा, क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करा, फिर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ में किया इसको ट्रीट, और अल्टीमेटली मैंने इसे वॉश कर दिया एब्सोल्यूट अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से. जब मैंने इसे वॉश कर दिया तो मैंने देखा कुछ बैक्टीरियाज का कलर पर्पल ही रहा. ये कैसा कलर देता है क्रिस्टल वॉयलेट? पर्पल कलर देता है. तो कुछ बैक्टीरियाज ने एब्सोल्यूट अल्कोहल से धोने के बावजूद भी कलर को लूज नहीं किया, लेकिन जिन्होंने लूज कर दिया उन्हें हमने कहा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो देयर, मतलब हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को कई तरीके से पढ़ सकते हैं. उसके शेप के बेस पर पढ़ सकते हैं, उसके यूजफुलनेस के बेसिस पर पढ़ सकते हैं, और हम उसकी स्टेनिंग के बेस पर भी पढ़ सकते हैं. तो जब हम बैक्टीरिया को लें और उसको स्टेन करें क्रिस्टल वॉयलेट से, और अगर कोई बैक्टीरिया वो कलर को रखे, वो कलर निकलना चाहे उसमें से, तो वो बैक्टीरिया कैसा है? पॉजिटिव है. और जो ना रख पाए वो कैसा है बच्चों? नेगेटिव है. कई बार आपसे पूछा जाता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो ग्राम पॉजिटिव वो है जो कलर को रखेगा, कलर्ड रहेगा, और ग्राम नेगेटिव वो है जो कलर को रिटेन नहीं कर पाएगा. एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's proceed here with some of the bacterial diseases. अब बैक्टीरिया जो है इसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं, इसके बहुत नुकसान भी हैं. बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करते हैं. वैसे बैक्टीरिया का मतलब अगर आप लेमन्स लैंग्वेज में पूछो, तो जो बैक्टीरिया के बारे में कुछ नहीं जानते तो कहेगा बैक्टीरिया है, यहाँ पर बीमारी. वायरस का नाम तो अब फेमस हुआ है, पहले तो बैक्टीरिया फेमस था.
है? क्या कहते हो, हाँ या ना? Yes, ma'am. भाई पहले जब बीमारियां हुआ करती थी ना, तो मेरी दादी भी कहती थी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होगा यहाँ पे तो बैक्टीरिया का मतलब बीमारी। लेकिन एक्चुअली में बैक्टीरिया सिर्फ बीमारी से रिलेटेड नहीं है। ज्यादातर बैक्टीरिया जो है हमारे या तो यूजफुल होते हैं या नुकसान नहीं करते। हाउएवर कुछ बैक्टीरिया डिजीजेस भी कॉज करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे एग्जांपल्स हैं। ट्यूबरकुलोसिस व्हिच इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लेप्रेसी, अगेन आसान है याद करना बेटा, लेप्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? एनीवन? मैम डोंट नो। डोंट नो। लेप्रेसी को हिंदी में कहते हैं कोढ़। कोढ़। लेप्रेसी एक ऐसा डिजीज है जिसमें बॉडी पार्ट वेस्ट होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, मतलब जिंदा आदमी के पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो डिकम्पोज होने लगते हैं, राइट? तो उसकी जो स्किन है, उसका जो बॉडी है, बॉडी के जैसे उंगलियां हैं, नोज है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स गलने सड़ने लगते हैं। तो लेप्रेसी हैज बीन अ डिजीज जिसकी वजह से लोगों को सोशली क्या कर दिया जाता था? डिस्कार्ड कर दिया जाता था। Kindly stop talking, guys. There's a lot of disturbance in the class. Please maintain the silence. So let's start with here. तीसरा disease लेंगे हम tetanus. That is caused by Clostridium tetani. Typhoid caused by Salmonella typhi. Now again a very मतलब drawback of bacteria या one of the harmful bacteria, denitrifying bacteria. अब देखो नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में 78%, पर क्या इस नाइट्रोजन का आप और मैं डायरेक्टली यूज करके प्रोटीन बना लेते हैं? हाँ बच्चों, नहीं बना। नो मैम। तो हमें क्या करना पड़ता है? हम तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और प्लांट्स भी इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो प्लांट्स को भी पहले नाइट्रोजन को पकड़ के कन्वर्ट करना पड़ता है यूजेबल फॉर्म, फिर जाके वो उससे प्लांट प्रोटीन बनाते हैं और वो प्लांट प्रोटीन हम खाते हैं। जैसे हम दाल खाएंगे, दालों में, सोयाबीन में ढेर सारा प्रोटीन होता है, ठीक है? लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारी इतनी सारी मेहनत पर, करी कराई मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो जो नाइट्रोजन को फिक्स करा गया, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा गया, ये उसे वापस डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस फिक्स नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में उस ओरिजिनल फॉर्म में भेज देते हैं जिसमें वो एटमॉस्फेयर में था, N2। ठीक है बात? Yes, ma'am. ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे यहाँ दे रखे, सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। यानी ये कैसे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को क्या करते हैं? वापस एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक फॉर्म में भेज देते हैं। तो जो करी कराई मेहनत थी उस पे फेर दिया पानी, किसने? डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। पर डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो है, अगर एक तरफ हमारे पास डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के भी एग्जांपल कोई दे सकता है? नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के एग्जांपल? साइनोबैक्टीरिया। हां मैम साइनोबैक्टीरिया। कौन सा? साइनोबैक्टीरिया मैम। सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया बेटा सियानोबैक्टीरिया जो है दैट इज एक्चुअली, हाँ कह सकते हैं, राइट राइट, सियानोबैक्टीरिया कह सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है डेफिनेटली। यस। और बताओ मैम राइजोबियम। यस मैम राइजोबियम मैम याद नहीं आ रहा था। यस मैम। और कोई? देखो मैं याद दिखा रही हूँ आपको। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि जो अमोनिया को यहाँ नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसका नाम है नाइट्राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, केवीपीवाई लेवल पर इस तरह के क्वेश्चंस, नाइट्रोजन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये देखो, जहां एक तरफ मैंने आपको डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया दिखाया, वहीं पर आपके पास है ये फायदेमंद यूजफुल बैक्टीरिया, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। जो यहाँ अमोनिया जो फिक्स किया गया उसे कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में, और फिर नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट करता है इसे नाइट्रेट्स, यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के नाम पर हमारे पास क्लास 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं राइजोबियम, जो पाया जाता है किनमें? दालों के पौधों की रूट्स में, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, है ना? जैसे अरहर है, चना है, मटर है, उनकी जड़ें जो होती हैं, उनकी रूट्स में वो छोटे छोटे ऐसे गोले गोले बार बना लेता है, नोड्यूल्स, और उनके अंदर वो इस पेड़ के साथ मिलजुल के रहता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहता है।
वो पेड़ को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, पेड़ उसको क्या देता है, बदले में खाना पानी देता है। ठीक बात समझ आई क्या? यस मैम। बच्चों सबको समझ में आ गई ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी मेरे को आपको यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स हार्मफुल बैक्टीरिया के दिखाने हैं। वैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, अगर आपको याद होगा। एक मैंने आपको याद दिलाओ, मुझे जरा बताओ कौन बताएगा? फूड पॉइजनिंग कॉज करने वाला बैक्टीरिया बताए थे हम पिछली बार, जरा बताओ नाम। यस विदित, तनीषा, पारखी, लीजिए हम बता देते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, याद है आपको? केन्ड फूड में पाया जाने वाला क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, जो कि केन्ड फूड में पाया जाता है। और ये क्या करता है, इस केन्ड फूड में अगर ये रह जाता है तो ये डेथ तक कॉज कर सकता है फूड पॉइजनिंग के द्वारा। क्लास 9th, आर यू नॉट एबल टू हियर मी? एम आई नॉट ऑडिबल? Ma'am, हो मैम, हमारी आवाज अच्छी से मैम आवाज यू आ आर रही है मैम। ऑडिबल। Ma'am, you So why are you guys audible. are not interacting today? I want your interaction, guys. Come on, be there, right? Let's come on to this water pollution part. वाटर पोल्यूशन कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं, जैसे विब्रियो कॉलेरा है, सैल्मोनेला टाइफी है, ई कोलाई है, एस्चेरिशिया कोलाई। आपको पता है ई कोलाई मैम वो तो बैक्टीरिया, हमारी इंस्टेटाइन में रहता है। हाँ, तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया का काउंट अगर रिवर वाटर में ज्यादा, जैसे गंगा में पोल्यूशन को नापा जाता है, मापा जाता है, तो अगर उसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया यानी ये ई कोलाई बैक्टीरिया ज्यादा पाया जाता है, तो ये पता है क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि सीवेज समझते हैं सब लोग? Yes, ma'am. ह्यूमन एक्सक्रीटा और सारा मलमूत्र वाला जो पार्ट होता है, वो जब डायरेक्टली नदी में डाला जाता है तो उसके साथ ये कोलाई बैक्टीरिया पहुंच जाता है नदी में। ठीक है, अगर ज्यादा नहीं डाला जाएगा तो नदी उसे अपने आप साफ कर देगी, लेकिन अगर उसे बहुत ज्यादा डाला जा रहा है तो नदी की एक कैपेसिटी है, ये क्या कॉज करेगा फिर? वाटर पोल्यूशन। और ऐसे वाटर से तमाम तरह की बीमारियां होंगी आपको और हमको। समझ आई बात? यस मैम। Yes, ma'am. इनके नाम थोड़े बच्चे याद रखना, ये थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है। अब सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के ऊपर हम चलते हैं, फ्रैंकिया। एक बैक्टीरिया मैंने आपको बताया राइजोबियम, जो कहाँ रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में फ्रैंकिया नाम का बैक्टीरिया करता है क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये प्लांट्स कौन से हैं? जैसे कैजुराइना, एलिनस वगैरह। काइंडली राइट डाउन दीज नेम्स, नेम ऑफ बैक्टीरिया and name of the plants as well. These are some of the important examples which will be of use during the exams such as KVPY. Right? Let's come on to another example of curd formation. One of the other useful bacteria, that is Lactobacillus bacilli, Streptococcus lactis. ये आपकी दही जमाने में मदद करते हैं। दही किसे पसंद है भाई यहाँ पर क्लास में? बोलो, कौन कौन दही खाता है? मैम मुझे दही No, एक ma'am. फुलसम फूड होता है, बहुत बढ़िया फूड होता है, क्योंकि दूध से ज्यादा उसमें विटामिन होते हैं और सुपाच्य होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे दूध को डायरेक्टली डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है सिस्टम के लिए, क्योंकि जो दूध डाइजेस्ट करने वाले हमारे अंदर एंजाइम्स हैं वो रिलीज होने बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें दूध की जगह दूध से बना दही लेना चाहिए। लैक्टोबैसिलस बेसिलाई और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ये मदद करते हैं कर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसे हम सियानोबैक्टीरिया कहते हैं। सियानोबैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बताया था। सियानोबैक्टीरिया भी एक मोनिरन है। ये पहले ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स हैं, यानी पृथ्वी पर जो सबसे पहले ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया हैं वो यही हैं, यही हैं, यही हैं। इन्हें हम शॉर्टकट में आगे बीजीए कहेंगे। क्या कहेंगे? BGA. बीजीए। क्या बात क्लास, मजा नहीं आ रहा है आज लगता है? हाँ, थक गए हो क्या? तो मैम वो आ रहा है लेकिन शोर आ रहा है, बट मैंने म्यूट कर दिया है। लेट मी चेक। नहीं, म्यूट कर रखा है बच्चे। हाँ, अभी देखो, अभी बेटर है। Yes, ma'am. ओके,
अब आ जाते हैं हम ये जो बीजीए है इनमें कैसे आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। बीजीए में रेगुलर क्लोरोफिल नहीं होता जैसे प्लांट्स में होता है, तो क्लोरोफिल ए तो सब में होता है। हाउएवर इसके अलावा सी फाइकोसियानिन, ये पूरा नाम है इसका, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है। सी फाइकोसियानिन जो ब्लू कलर देता है और सी फाइकोएरिथ्रिन जो रेड कलर देता है, इसे ब्लू ग्रीन एल्गा को। ब्लू ग्रीन एल्गा भी कई तरह के हैं, जैसे स्पाइरुलाइना, इट इज अ सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। पता है आपको स्पाइरुलाइना जो है इसकी गोलियों को, स्पाइरुलाइना नाम का ये जो एल्गी है इसको खाकर एस्ट्रोनॉट्स अपने प्रोटीन्स की कमी को पूरा करते हैं। इट इज अ सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, हेलो। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज अ कॉलोनियल एल्गा दैट इज एनाबेना। तो ये स्पाइरुलाइना है, एनाबेना है, नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे, राइट। ये ऑसिलेटोरिया फिलामेंटस है, ऐसे फिलामेंटस फॉर्म में मौजूद होता है, ऐसे लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं। वहीं पर एनाबेना जो है ये कॉलोनियल एल्गा है, यानी कॉलोनी में रहता है, कई सारे एक साथ रहते हैं। किसी कॉलोनियल एल्गा का नाम बता सकता है क्लास N1? ये तो ब्लू ग्रीन एल्गा है। ट्रू एल्गा जो होते हैं, कोई बता सकता है नाम? कॉलोनियल एल्गा जो कॉलोनी में रहते हैं, हाँ, जैसे वॉलवॉक्स। ध्यान है, वॉलवॉक्स का नाम सुने हो कभी? क्यों बच्चों? Yes, ma'am. सुना है? मैम सुना है। वॉलवॉक्स नाम का ये कॉलोनियल एल्गा जो है, इसमें ढेर सारे छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक सेल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक बॉल जैसे में रहते हैं, इसमें बहुत सारे रहते हैं और ये इकट्ठे रहते हैं हमेशा। होते अलग अलग हैं पर रहते इकट्ठे हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कॉलोनियल एल्गा। पर ये ट्रू एल्गा है और ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गा है, एनाबेना। ठीक है, ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गा जो है इनमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली पाया जाता है जो अदरवाइज बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, ये है क्रोमेटोफोर्स, है ना। इसकी हमने वैसे पहले बात करी थी। तो जैसे अगर हम यहाँ पर एक ब्लू ग्रीन एल्गा बनाएं, तो इस ब्लू ग्रीन एल्गा में पाया जाएगा क्रोमेटोफोर नाम का स्ट्रक्चर। तो जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट बनवाया था। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है इशिका? What is the function of chloroplast in plant cells? हाँ इशिका? Ma'am, it gives green color. It gives green color. It helps in the process of photosynthesis. Photosynthesis. Right. अब आप ये बताएंगे तनीषा। Yes, ma'am. तनीषा, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता था? उसके अंदर क्या क्या चीजें होती थी? अच्छा ये बताओ, क्लोरोफिल कहाँ होता था क्लोरोप्लास्ट में? मैम thylakoid. थाइलेकॉइड्स, इन द वॉल ऑफ थाइलेकॉइड। तो ये देख रहे हो आप ब्लू ग्रीन एल्गा में जो बना रही हूँ, ये थाइलेकॉइड जैसे ही हैं स्ट्रक्चर्स, और इन थाइलेकॉइड जैसे स्ट्रक्चर्स में इनके ऊपर पाए जाते हैं क्लोरोफिल के पिगमेंट्स। ठीक है, तो ये कहाँ क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल के पिगमेंट्स। लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं है। ये अगर प्लांट सेल में होता तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता और उनके अंदर ये होते, है ना, ये उनके अंदर होते ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गा में ये ऑर्गेनाइज नहीं है, अंदर नहीं है, बाहर ही है। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गा में क्रोमेटोफोर्स यानी थाइलेकॉइड भी कह सकते हैं, उनके पास होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और वो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जैसे कि हम बात ही कर रहे थे कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबेना और नॉस्टॉक, इन्हें हम यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं। जैसे हमारे खेत में चावल उगाया जाता है, चावल पसंद है आप लोगों को? हाँ Yes, बच्चों, ma'am. चावल पसंद है क्या? No, ma'am. नहीं No, पसंद है? ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, पसंद करने वाले भी हैं और ना पसंद करने वाले मैम भी हैं। चावल तो खाने पड़ते हैं मैम, इसमें पसंद नापसंद की क्या बात है? अच्छा ये बात है। तो देखो, चावल या पैडी फील्ड्स में हमारे देश में भी जो किसान है, काफी बड़ी मात्रा में पैडी फील्ड्स में काफी पानी होता है,
तो ऐसी फील्ड्स में सियानोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और एनाबेना को साथ में ग्रो करने पर वो मुफ्त में ही उस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं, जिससे पैडी की क्रॉप की यील्ड बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये बायो फर्टिलाइजर्स हैं, क्योंकि यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजर का काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके वो फर्टिलाइजर की बचत कर रहे हैं। गॉट इट? हाँ क्लास 9? यस मैम। Yes, ma'am. अभिमन्यु सिंह, आजकल आपकी आवाज नहीं आती है हमें। माइकोप्लाज्मास क्या है? ये भी हमारे इसी कैटेगरी में आएंगे, किंगडम मोनेरा में। माइकोप्लाज्मास आर द ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम पीपीएलओ यानी प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। ये स्मॉलेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, राइट? ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये सेल वॉल वाले नहीं होते। यानी बाकी किंगडम मोनेरा में तो सेल वॉल होता है, पर इनके पास सेल वॉल नहीं होता, इसीलिए ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनके पास प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है लेकिन सेल वॉल नहीं है, और इनकी सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर की जगह ट्राई लेयर्ड है। ठीक है, इनके पास डीएनए और आरएनए दोनों ही होता है। सो दे आर द स्मॉलेस्ट सेल या स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइकोप्लाज्मास। पीपीएलओ नाम तो सुना ही होगा, याद है? यस मैम, First chapter स्मॉलेस्ट में? सेल्स, स्मॉलेस्ट सेल्स। हाँ, these are wall-less kingdom monerans, right? Let's come on to this that is called archaebacteria. Archaebacteria मतलब primitive bacteria. I'm talking about बैक्टीरिया के दादाजी। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जब लाइफ की उत्पत्ति हुई होगी हमारे प्लैनेट पर, तो सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया आए होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आज है नहीं, ये आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद है। प्रिमिटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया से अलग है। कैसे? चलिए हम पढ़ते हैं। दे आर दी फर्स्ट बॉर्न ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले पृथ्वी पर आए, इसीलिए इन्हें ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। ओल्डेस्ट तो बात समझ में आती है, लिविंग फॉसिल का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके फॉसिल्स भी मिलते हैं और जो लिविंग भी है ना, इनके अवशेष मिलते हैं भारी मात्रा में, पर ये आज भी जिंदा है। इनकी सेल वॉल यूजुअल सेल वॉल की तरह बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती। Their cell wall is not made up of peptidoglycan. Their cell wall is made up of complex polysaccharides and polypeptides. तो एक प्रॉपर पेप्टिडोग्लाइकन नाम के मटेरियल की जगह वो पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड्स के द्वारा बनाया जाता है। और पता है इसी वजह से ये बहुत हार्श एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए, हाँ, पारखी Yes, ma'am. पारखी, अगर आपके हाथ के ऊपर गरम चाय गिर जाए तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। हाथ जल जाएगा, चोट लगेगी, है ना, आवाज निकलेगी। तो अब आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को रखे हम, तो बैक्टीरिया के ऊपर कुछ गरम गरम गिरा देंगे हम यू बैक्टीरिया के ऊपर, तो उसे तो चोट लगेगी, क्योंकि उसके चारों तरफ पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है जो सेंसिटिव है बाहर के एनवायरनमेंट के प्रति। लेकिन आर्के बैक्टीरिया के पास तो स्किन है ही नहीं, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन है ही नहीं। तो पेप्टिडोग्लाइकन ना होने की वजह से ये बहुत हार्श एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? They can Yes, ma'am. exist in very harsh environment because of the kind of structure of their cell wall. Their cell wall is not made up of a proper peptidoglycan, due to which they are not sensitive and thus can exist in harshest, very harsh environment जिसमें शायद आमतौर पर कोई organisms नहीं दिखते। And that I'm going to prove with the help of certain examples here. ये 3 तरह के आर्कीबैक्टीरिया की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। पहले है मेथेनोजेंस। मीथेन का नाम सुना है केमिस्ट्री में? यस मैम, CH4। CH4 मीथेन गैस, ये कहाँ पाई जाती है बताओ? ये पाई जाती है माइंस में, स्वैम्स में, या जो कैटल्स होते हैं ना, कैटल्स के अंदर ये होते हैं, तो कैटल्स की जो डंग होती है, काउ डंग वगैरह, उसमें
माइंस में जो वर्कर्स काम करते हैं तो वहां पर मीथेन होने का खतरा होता है, और मीथेन एक एक्सप्लोजिव गैस है, खतरनाक गैस है। अब आप ये सोचिए, ये बैक्टीरिया इस खतरे से खिलाड़ी है, खतरे के खिलाड़ी। मेथेनोजेंस मतलब मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये रहते हैं स्वैम्स यानी दलदल में, ये रहते हैं रूमन में, कैटल के 4 पेट, जिनमें से कि पहला वाला है रूमन, इन द रूमन ऑफ कैटल, जैसे मेथिनोबैक्टीरियम, मेथिनोकॉकस, राइट। तो मेथेनोजेंस मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, और मीथेन नाम की टॉक्सिक पॉइजनस गैस का निर्माण करते हैं। समझ आई बात? यस मैम। पक्का? यस मैम। आगे बच्चों समझ में? हाँ। अब दूसरे आ जाते हैं हम यहाँ पर हेलोफाइल्स पर। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और फाइल्स मतलब लविंग। तो इन्हें बहुत प्यार है किससे? बेसिस से। हेलो मतलब सॉल्ट, सॉल्ट लविंग। भाई क्लास N1 आप लोगों का रिएक्शन भी चाहिए मुझे। यस मैम। तो हेलोफाइल्स क्या है बेटा? सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है। सॉल्ट के मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे ब्राइन होता है, इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन जिसमें कोई एग्जिस्ट नहीं कर पाता, उसमें भी हेलोफाइल्स देखे गए ब्राइन सॉल्यूशन, राइट। इनसे सोप फैक्ट्रीज बनाती हैं सोप, तो उनमें ब्राइन सॉल्यूशन में भी बैक्टीरिया देखे गए। इनकी खासियत ये है कि ये डायरेक्टली सनलाइट से डायरेक्टली एटीपी बनाता है, राइट। सनलाइट इज directly converted into ATP by halophiles, right? तीसरी कैटेगरी है थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो बोले तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, एसिडो बोले तो एसिड, फाइल्स बोले तो लविंग। तो अभी इसका मतलब बताओ, कौन बताएगा? कुशाग्र सक्सेना, थर्मो एसिडोफाइल का क्या मतलब हुआ? बता। मैम क्या? थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो का मतलब है हाई टेम्परेचर, एसिड तो पता ही है, और फाइल मतलब लविंग। बता कैसा बैक्टीरिया है ये? मैम हाई टेम्परेचर, हाँ एसिड, हाँ, लविंग। यानी ये हाई टेम्परेचर और एसिडिक पीएच को प्यार करने वाला, यानी उसमें एग्जिस्ट करने वाला बैक्टीरिया है। इट लिव्स एट आवर हाई टेम्परेचर ऑफ 80 एंड ये 100 डिग्री सेल्सियस तक भी सरवाइव कर जाता है। और इतने हाईली एसिडिक पीएच पर, जो पीएच है 2 हाईली एसिडिक है, ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में रहता है। ठीक है, तो थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया हो गए, चाहे मेथेनोजेंस हो गए, चाहे हेलोफाइल्स हो गए, ये तीनों आर्की बैक्टीरिया यानी प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, और ये हार्श एनवायरनमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं। So they exist in very very harsh environments due to their cell wall structure. Clear है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Good. यस मैम। Let's come on to kingdom Protista. Kingdom Protista मतलब यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ। किंगडम प्रोटिस्टा एक, अगर मैं कहूँ आपसे कि आर.एच. विटेकर का ऐसा किंगडम है जिसमें जब विटेकर को समझ में नहीं आया कुछ तो उसने प्रोटिस्टा में डाल दिया। सही है। किंगडम प्रोटिस्टा बड़ा ही मिक्स्ड किंगडम है, इसमें तरह तरह के अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म रखे हैं। हाउएवर जो बेसिक डेफिनेशन है, यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स को उन्हें इसमें रखना। ठीक है, ज्यादातर प्रोटिस्ट एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको भी बताया ये एक बहुत ही मिक्स्ड ग्रुप है। क्लासिफिकेशन में मिक्स्ड ग्रुप होना अच्छी बात नहीं है। मिक्स्ड होने का मतलब है कि एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक ना होना। तो अगर एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो क्लासिफिकेशन ठीक से हुआ नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, ma'am. भाई मैंने Yes, आपको ma'am. क्लासिफाई करा, मैंने कहा क्लास में जो रेड कपड़ों में आए हैं वो सारे एक जगह खड़े हो जाओ, जो ब्लू कपड़ों में आए सारे एक जगह खड़े हो जाओ, ऐसे करके बात करी। पर एक लाइन में रेड और ब्लू दोनों खड़े हो गए, तो ये तो ठीक नहीं हुआ ना क्लासिफिकेशन। मतलब या ऐसे समझ लो कि ज्यादातर बच्चे रेड शर्ट और ब्लू पैंट्स पहन कर आए थे, तो अब क्या करें वो तो ऐसी ही प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी प्रोटिस्टा में, जिसमें हम वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हाउएवर जब किंगडम मोनेरा से हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो इस मामले में इनकी तरक्की हुई है। किंगडम मोनेरा के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था,
जबकि प्रोटिस्टा के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। साथ ही इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज भी, जो सब मोनेरा में प्रेजेंट नहीं थे। राइबोसोम 80S है, मोनेरा में क्या थे? तन्वी, मोनेरा के राइबोसोम्स बता सकती हो? 80S होता है या कुछ और होता है? मैम 70S। 70S। और हिस्टोन प्रोटीन्स भी इसमें प्रेजेंट है जो कि एब्सेंट थे मोनेरा में। तो यानी ये सारे डिफरेंसेस थे मोनेरा और प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा को हम फॉलोइंग कैटेगरीज में देखते हैं। मैंने यहाँ पर उन्हें क्या करा है, न्यूट्रिशन के बेसिस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, राइट, जिसे मोटे तौर पर हम उन्हें पढ़ पाए। न्यूट्रिशन 3 तरह का दिखाते हैं। एक है होलोफिटिक, मतलब प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। इसमें देखते हैं कौन कौन आता है। तो होलोफिटिक न्यूट्रिशन मतलब प्लांट लाइक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले। जैसे आ गए इसमें डायटम्स जो पानी में रहते हैं, जैसे आ गए इसमें डाइनोफ्लेजिलेट्स जिनमें 2 फ्लेजिला होते हैं। जैसे आपको याद है डाइनोफ्लेजिलेट्स में मैंने आपको बताया था मीजोकैरियोट्स होते हैं, याद है? यस मैम। यस मैम। देखो फिर से ऐसे समझते हैं, होलोफिटिक मतलब जो प्लांट जैसे हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये होलोफिटिक प्रोटिस्ट जो हैं, ये इनमें आ गए आपके डायटम्स जो पूरी तरह ऑटोट्रॉफ्स हैं। इनमें आ गए डाइनोफ्लेजिलेट्स, ये भी पूरी तरह से ऑटोट्रॉफ्स हैं, बस मीजोकैरियोटिक इनका सेल का स्ट्रक्चर है। तो ना ये प्रोकैरियोट है ना ये यूकैरियोट है, ये बीच के हैं, यानी इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पर हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट है। अब विटेकर के पास तो कोई जगह ही नहीं थी न रखने की, तो उन्होंने कहाँ डाल दिया, चल प्रोटिस्ट में जा, ठीक। फिर आ गया यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये दिक्कत क्रिएट करेगा। यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है, मतलब ये प्लांट भी है एनिमल भी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्लांट एनिमल। यूग्लिना एक प्लांट एनिमल है जो फ्री लिविंग है और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अगर सनलाइट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और सनलाइट नहीं होगी तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, खाने लगेगा, शिकार करने लगेगा। तो इस तरह से यूग्लिना प्लांट लाइक न्यूट्रिशन शो भी करता है और एनिमल लाइक न्यूट्रिशन भी शो करता है, इसलिए ये कैसा हो गया, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन शो कर रहा है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑलराइट, नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक का तो मतलब हमने समझ लिया, और ये यूग्लिना शो करता है, और इसलिए यूग्लिना आरएच विटेकर की प्रॉब्लम बन गया। अब देखते हैं आरएच विटेकर ने आगे क्या दिया। आगे उन्होंने दिए कुछ और ऑर्गेनिज्म जिन्हें हमने कहा सेप्रोबिक प्रोटिस्ट, यानी ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये बताइए सेप्रोफाइट्स किन्हें कहते हैं? हाँ, काव्या जैन, काव्या जैन, सेप्रोफाइट्स किन्हें कहेंगे? मैम सैप्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करके उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लांट्स के ऊपर ग्रो करके? हाँ मैम और मैम वो पैरासाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स वो होते हैं शायद जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। I think you are not very clear about this. तनिष, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम which take मैम they take their nutrition from dead animals. डेड एंड डिकेइंग, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, तो वो लकड़ी जो है वो क्या है, लकड़ी इज अ या वुड इज अ ऑर्गेनिक मैटर, है ना। उस ऑर्गेनिक मैटर पर फंगस लग गई, फंगस ने क्या करा, एंजाइम्स सिक्रीट करे, और एंजाइम सिक्रीट करके बाहर डाइजेशन करा। तो इस तरह का डाइजेशन शो करते हैं कुछ प्रोटिस्ट, इसलिए इन्हें फॉल्स फंजाई कहते हैं। ये हैं स्लाइम मोल्ड्स। मैंने बताया था आपको पहले क्लासेस में स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, याद है आपको? यस मैम। यस मैम। ये स्लाइम मोल्ड्स यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं, पर जब फेवरेबल कंडीशन होती है ना, तो कई सारे स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर ये सारे स्लाइम मोल्ड्स जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे कहते हैं हम प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मोडियम। एक प्लाज्मोडियम ये है स्लाइम मोल्ड्स वाला, और एक प्लाज्मोडियम है मलेरिया वाला। याद है? मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट,
और ये कौन है? स्लाइम मोल्ड का एक एग्रीगेशन। तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये स्लाइम मोल्ड इकट्ठे हो जाते हैं और अमीबा के जैसी बॉडी बना देते हैं। इनके चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं होती। एक मिनट मेरी बात सुनो फिर पूछना। तो इनके ये क्या है, ढेर सारे स्लाइम मोल्ड इकट्ठे हो गए और इनके चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं है। तो जैसे सूडोपोडिया निकाल के अमीबा चलता है, ऐसे ही ढेर सारी न्यूक्लियस वाले ये प्लाज्मोडियम की बॉडी चलती है। सही है? हाँ तनिष्क पूछो बेटा, कुछ कह रहे थे आप? मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज करता है। हाँ प्लाज्मोडियम विवेक्स भी है। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी वैरायटीज हैं, जैसे प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है वो कम डेडली है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो है सबसे डेडली है, ऐसे ही प्लाज्मोडियम ओवेल भी होता है। तो अलग अलग वो उसकी स्पीसीज है। हाउएवर ये हम स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम इज नॉट अ जेनरा, राइट? प्लाज्मोडियम क्या है? एक एग्रीगेशन है। स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठे होके क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्लाज्मोडियम इसका नाम नहीं है। समझ गए? क्लास N1 क्लियर है ये बात? यस मैम। यस मैम। हाँ मुनाजा, होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? मुनाजा। यस मैम। बच्चे होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? जू जब आ गया, अभी मैंने फिटिक कहा PHYTIC तो प्लांट था, अब जूइक कहूंगी तो कैसा न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ मैं? जू में क्या देखने जाते हैं हम? प्लांट या एनिमल्स? एनिमल्स। होलोजोइक कैसा है? प्लांट जैसा न्यूट्रिशन नहीं है, एनिमल जैसा न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सॉलिड मटेरियल खाते हैं एनिमल्स, हाँ ऐसे एलिमेंट्री कैनाल में लगकर उसको पचाते हैं। तो ये कैसा दिखाते हैं? एनिमल लाइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं और ज्यादातर के पास लोकोमोटरी ऑर्गेनेली होता है, एक्सेप्ट स्पोरोजोअन्स जैसे प्लाज्मोडियम जिसकी अभी अभी हमने बात करी। प्लाज्मोडियम कौन है? मलेरिया कॉज करने वाला प्रोटिस्ट। याद है? याद रखोगे? प्लाज्मोडियम प्रोटिस्ट। यस मैम। इसे प्रोटोजोअन कहते हैं। प्रोटोजोअन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैरासाइट है। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन कहते हैं, शो करता है। तो प्रोटिस्ट भी अलग अलग तरीके के हैं। तो जो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम प्रोटोजोअन्स कह देते हैं। प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, है ना? तो ज्यादातर जो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, जैसे पैरामीशियम हो गया। लेकिन प्लाज्मोडियम में, मोनोसिस्टिस में कोई ऑर्गेनेली लोकोमोटरी नहीं है, यानी ये लोकोमोशन नहीं कर सकते। ना सीलिया है, ना फ्लैजिला है, ना सूडोपोडिया है। ठीक है? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पैरासिटिक आपको मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूँ पैरासिटिक प्रोटिस्ट के। हाँ बेटा बोलो। मैम प्रोटोजोअन्स इमॉर्टल होते हैं। क्या बेटा? मैम इमॉर्टल होते हैं प्रोटोजोअन्स। हाँ यू कैन से लाइक जैसे वो बाइनरी फिजन शो करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है और बाइनरी फिजन शो कर रहा है, तो बाइनरी फिजन का मतलब है एक था, एक से ही दो बन गए। तो एक से ही दो बने तो पुराने वाला ही तो चल रहा है, इसीलिए ये इसको हम इमॉर्टल भी कह सकते हैं। हाँ कहते हैं बल्कि। ठीक है? अब ये आ गए जियार्डिया। ये कॉज करता है जियार्डियासिस। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। आपकी इंटेस्टाइन में, आपकी आंतों में रहने वाला पुराना बूढ़ा आदमी। अरे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ कांग्रेस कौन होता है बच्चों? हम जवाहरलाल नेहरू। नहीं, A.O. Hume। I think I am right। A.O. Hume, सर A.O. Hume जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी। तो ऐसे ही ओल्ड मैन नहीं, शायद दादा भाई नारोजी को कहते थे ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ऐसे ही ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नारोजी। हाँ, तो आपकी इंटेस्टाइन का ग्रैंड ओल्ड मैन है जियार्डियासिस। पेट में बड़ी तकलीफें देता है ये। पर दूसरा आ गया ट्रिपेंसोमा। ट्रिपेंसोमा गेम्बियंस इसका पूरा नाम है। ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, सोते सोते मर जाते हैं लोग। ठीक है? ये अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा फैलता है ट्रिपेंसोमा गेम्बियंस। इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है? यस मैम। ऐसे प्लाज्मोडियम है, इट कॉजेस मलेरिया। आज के सेशन में हमने काफी सारी लर्न करने वाली चीजें करी हैं और आई होप दैट आप इन सबको याद रखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू